रायदुर्ग गांव में अनामिका नाम की एक लड़की थी। अनामिका के पिता का नाम रविंद्र था। क्योंकि उसकी माँ शांता बचपन में गुजर गई थी, इसीलिए वो बहुत लाड़ प्यार से बड़ी हुई। अनामिका बहुत खुश थी अपने दोस्त और गांव वालों के साथ। अनामिका को एक और चीज पसंद थी, वो थी मेहंदी लगवाना। अनामिका की दोस्त कीर्ति मेहंदी का व्यापार करती थी। कीर्ति का परिवार बहुत ही गरीब था। हर दिन अनामिका कीर्ति के साथ समय बिता के बहुत मजे करती थी। तभी एक दिन अनामिका अपनी दोस्त कीर्ति से कहती है, क्या हुआ कीर्ति, इतनी जल्दी आने के लिए कहा, क्या बात है? अब क्या कहूँ, मेरे पिताजी मेहंदी लगवाने के लिए मुझे शहर ले जा रहे हैं। अगले 3 दिनों तक मैं घर नहीं लौटूंगी, इसीलिए जाने से पहले तुम्हें एक बार देखने का सोचा। शहर में तुम कहाँ व्यापार करोगी? वहाँ दुकान खोला है तुमने? अरे दुकान कहाँ, शहर में ना बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, बड़े बड़े कपड़ों का दुकान होता है। उन्हीं के सामने बैठ के लड़कियां मेहंदी लगवाती है। एक एक जन पे 200 रुपए लेते हैं। अगर इस तरह 10 लोगों को भी लगा ले तो एक दिन में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अरे फिर अगले 3 दिनों तक तो मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया। अगर तुम्हें मैं बहुत याद आई तो मेरे दिए हुए सारे गिफ्ट्स तुम देखते रहना, उन्हें देखोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, वैसे भी तुम दिमाग पलटने में बहुत माहिर हो। फिर कीर्ति अनामिका के हाथों में मेहंदी लगा देती है। मेहंदी लगवाने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। घर लौट के देखती है उसके दूर की रिश्तेदार शारदा और उनका बेटा रमेश था। उन्हें देखकर अनामिका बहुत आश्चर्य होती है। रविंद्र उनसे कुछ बातें कर रहे थे। अगर हम कुछ और दिन इंतजार करते तो अच्छा रहता। नहीं भाई साहब, 2 दिन में ही शादी हो जानी चाहिए, उसके आगे अच्छा मुहूर्त नहीं है। फिर अगले 6 महीनों तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। मेरी बात मानिए, इन 2 दिनों में ही अनामिका रमेश की शादी करा दीजिए। ज्यादा रिश्तेदारों की जरूरत नहीं, 10-20 लोग होने से ही चलेगा। वो बात नहीं है दीदी, अपनी बेटी की भी तो मंजूरी चाहिए, उससे बात करनी है मुझे। बात करने में क्या है, देखो वो आ गई, मैं बात कर लेती हूँ। क्या तुम मेरे बेटे रमेश से शादी करना चाहोगी? वैसे बहुत पहले से ही तुम दोनों की शादी की सोच रखे हम, तुम दोनों से पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है दीदी, आपकी मर्जी, मैं बंदोबस्त करता हूँ। इस तरह रविंद्र शादी की तैयारी में लग जाते हैं। शादी में बस करीबी लोगों को ही बुलाते हैं। रमेश ने भी शादी के लिए बहुत पैसे खर्च किए और सब बंदोबस्त कर दी। उसने अनामिका के मेकअप करने के लिए भी एक आदमी से बात की। फिर उसने ये बात अनामिका से कही। अनामिका, शादी से पहले तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम बुरा मत मानना। इससे पहले मैंने तुमसे कभी बात नहीं की, मुझे नहीं पता था तुम क्या सोचती हो। अब क्या करें, मैं सॉफ्टवेयर में हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। जल्दी से शादी करके मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, बाद में विदेश भी जा सकते हैं हम, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी शादी करना चाहता हूँ। तब से मैं ही बात किए जा रहा हूँ, तुम कुछ क्यों नहीं कह रही हो? तब से आप ही बात किए जा रहे हैं, इस बीच में मैं क्या बोलूँ? इतनी जल्दी भी क्या थी, हम अगले हफ्ते भी शादी कर सकते थे ना। इस तरह से आप क्यों शादी करना चाहते थे? देखो अनामिका, मैं विदेश चला जाऊंगा शायद, उससे पहले शादी हो जाएगी तो एक काम खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि तुम बहुत खूबसूरत हो, अगर मैं काम में व्यस्त हो गया तो हो सकता है तुम्हें किसी और से प्यार हो जाए तो मुझे घाटा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से तुम्हें शादी कर लूँ। रमेश की बातें सुन के अनामिका हंसने लगी। रमेश भी हंसने लगा। अरे मैं तो भूल ही गया था, मैंने एक इंसान को अपॉइंट किया है तुम्हारे मेकअप और सजावट के लिए। उसका नाम ललिता है, बहुत अच्छी फैशन डिजाइनर है, वो तुम्हें तैयार करने आएगी, ठीक है ना? ठीक है जी, जैसा आप कहें। इस तरह अनामिका और रमेश एक दूसरे से बात करते हैं। अगले दिन ही शादी का मुहूर्त था। अनामिका को वो बहुत अच्छे से तैयार कर दी, पर उसने मेहंदी लगवाने से मना कर दिया। इस बात से फैशन डिजाइनर ललिता को बहुत बुरा लगा। अच्छा है अगर आप मेहंदी लगाती हैं तो मैडम, मेहंदी लगाना तो जरूरी है। नहीं नहीं, मेहंदी मत लगाइए, मेरी दोस्त कीर्ति ही मुझे मेहंदी लगाएगी, तभी मैं शादी करूंगी। हाँ, क्या आपकी दोस्त कीर्ति मेहंदी लगाएगी तभी आप शादी के मंडप में बैठेंगी? फिर तो आपसे कुछ कहना ही बेकार है। मैं ये बात सीधा जाके रमेश जी से ही कहती हूँ। ललिता गुस्से से गई और ये बात जाके रमेश से कह दी। रमेश भागते हुए अनामिका के पास आता है। क्या हुआ अनामिका, तुमने मेहंदी लगाने से इनकार कर दिया? क्या हो गया तुम्हें? मेहंदी लगाओगी तो अच्छी लगोगी ना। देखिए, अभी भी 8 घंटे बाकी है हमारे शादी की।
आज तक मेरी दोस्त कीर्ति ने ही मेरे हाथों में मेहंदी लगाई है और मेरी इच्छा है कि मेरी शादी में मेरी दोस्त कीर्ति मेहंदी लगाए। इस बात के लिए आप मना मत कीजिएगा। बताओ तुम्हारी दोस्त कहाँ है, मैं उसे बुलाता हूँ। वो यहाँ नहीं है, वो शहर गई है, पर अभी तक वो जरूर लौट आएगी। उसे मेरी शादी के बारे में नहीं पता, पर जैसे ही पता चलेगा वो जरूर मेरे गांव में आ जाएगी। अरे अनामिका, पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? ये मजाक नहीं है, ये शादी है। अभी के अभी जाके तुम ललिता से मेहंदी लगाओ। पहले तो मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगी। इस विषय में आज आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। जब रमेश अनामिका बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ कीर्ति आ जाती है। कीर्ति आके पहले अपने दोस्त को गले लगा लेती है। तुम्हारी शादी हो रही है, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं और जल्दी आती। इतनी जल्दी शादी करने की क्या जरूरत थी? हाँ, मेरे पिताजी और इन लोगों ने पहले फैसला कर लिया। देखो कीर्ति, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। जब तक तुम आके मेहंदी नहीं लगाओगी तुम्हारी दोस्त शादी नहीं करेगी कह दी थी। हम सब बहुत दुखी थे। बस देख लो कि शादी से पहले पूरी तरह से अच्छे से मेहंदी लग जानी चाहिए। ये सुन के अनामिका और कीर्ति जोर जोर से हंसने लगती है। बाद में कीर्ति अनामिका के हाथों में बहुत अच्छे से मेहंदी लगा देती है। कीर्ति के लगाए हुए मेहंदी को देखकर अनामिका बहुत खुश होती है। उसी रात वहाँ पे अनामिका और रमेश की बहुत ही धूमधाम से शादी होती है। अनामिका नई जिंदगी शुरू करने जा रही है ये सोचकर बहुत खुश थी। शहर में अक्सर अनामिका अपनी दोस्त कीर्ति से मिल लिया करती थी और अनामिका हमेशा इस बात का ख्याल रखती थी कि कम से कम महीने में एक बार ही सही पर वो कीर्ति से मेहंदी जरूर लगवाए। एक गांव में शारदा अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका के पति उस गांव में खेती बाड़ी करके अपना परिवार चलाया करता था। अनामिका के 2 बच्चे थे, बेटी चांदनी और बेटा विनय। घर में ही वो उछल कूद करके खेला करते थे और पूरा घर खुशियों से भर देते थे। शारदा भी बच्चों के साथ खूब मजे से खेलती थी। क्योंकि वो बहुत ही गरीब परिवार थे, इसीलिए उनके सामने एक दिन समस्याएं आ खड़ी हुई। तभी एक दिन अनामिका अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप बच्चों के साथ इस तरह उछल कूद कर रही है। इस उम्र में कोई ऐसा करता है क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम छोड़ो, मैं अपने पोते पोती के साथ क्यों ना खेलूं भला? तुम बताओ, मैं दूसरों की बातें सुनूं, यही काम रह गया। उनका घर लौटने का टाइम हो गया है। अगर आप बच्चों के साथ ऐसे खेलेंगे और वो आकर आपसे कुछ कह देंगे तो आपको बुरा लगेगा। जब शारदा और अनामिका बातें कर ही रहे थे तभी रमेश वहाँ आ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो घर आते ही जाके छुप जाता है। अनामिका, माँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। रविंद्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने कर्ज क्यों नहीं लौटाया, इसलिए वो आए तो कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। ठीक है ना? समझ गए? हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ। तब तक रविंद्र वहाँ आ जाता है। रविंद्र बड़े गुस्से में था। रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम? मेरे पैसे दिए बिना तुम कितने दिनों तक ऐसे छिपते फिरोगे? पहले घर से बाहर आओ। अरे सुनो, यहाँ मेरा बेटा घर पे नहीं है। तुम इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हो घर के बाहर खड़े होके? हाँ हाँ, मैं तो गलती कर रहा हूँ। आपके बेटे ने मेरे से उधार लिया है और वो उधार चुका नहीं रहा है। 3 महीने हो गए उधार दिए। उसने मुझे कहा था जैसे ही फसल पकेगी वो सूद समेत पूरे ब्याज के पैसे वापस कर देगा। पैसे लेने के लिए मेरे पैरों पे गिर गया था और अब मुझे देखकर भाग रहा है। सुनिए, मेरे पति ने कोई गलती नहीं की है। उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मेरे घर पे आकर इस तरह चिल्ला रहे हैं, ये देखकर बच्चे डर रहे हैं। बच्चों के सामने ऐसा कर रहे हैं। आप इंसान हैं? नहीं नहीं, मैं तो जानवर हूँ। जब तक तुम्हारे पति को पैसे नहीं दिए थे तब तक मैं इंसान ही था। अब मैं जानवर हो गया हूँ। नहीं नहीं, मेरा बेटा अभी घर पे नहीं है। आप जाइए, मेरा बेटा आपके पास आएगा। शारदा के कहने पर रविंद्र बहुत गुस्से में आ जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते समय वो शारदा को चेतावनी देकर जाता है, अगर वो 1 हफ्ते में पैसे नहीं लौटाया तो ये घर अपने कब्जे में कर लेगा, ऐसा उसने चेतावनी दी। रविंद्र की ऐसी बातें सुन के रमेश, अनामिका, शारदा तीनों रोने लगे। क्योंकि बच्चे वहाँ खेल रहे थे, इसीलिए बड़ों ने उनके सामने अपने आंसुओं को छुपा लिया। अरे विनय, जाके अपना खेलो, बड़ों के सामने क्यों खड़े हो? बच्चे जाओ, जाके खेलो।
नहीं, हमें यहीं खेलना है। अरे तुम लोग बात नहीं सुनोगे? देखो मैं क्या करती हूँ, पिटाई लगाऊं तुम लोगों की? हाँ, आप ही तो कहती है अच्छी जगह देखकर तुम लोग खेलो। अब हम अच्छी जगह देखकर खेल रहे हैं तो आप कह रही है कि यहाँ से चले जाओ। आप यही चाहती है ना कि हम खुशी खुशी खेलें। हे, कैसी बातें कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से। सासू माँ, वो छोटा होके फिर भी अच्छी बातें तो कर रहा है। आज से हमें कुछ काम करना होगा, नहीं तो पूरे परिवार को दिक्कत हो जाएगी। बच्चों को बहुत परेशानी होगी। सबकी भलाई के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करना होगा। ऐसे वक्त में तुम क्या काम करोगी अनामिका? तुम बाहर जाके काम करो, ये मैं नहीं चाहता। फिर बहू बाहर जाके कैसे काम करेगी? वो बात नहीं है माँ, असल में अनामिका को मैं काम के लिए बाहर जाओ ये मैं नहीं कह सकता। बस समझने की कोशिश करो। फिर क्या करे? उसे घर में रहकर ही कुछ काम करने को कहो। घर पे रह के क्या काम करेगी? अब तुम ही वो बता दो। सासू माँ, क्या करना है मैं समझ गई हूँ। मैं नाश्ता बेचा करूँगी। घर के सामने एक पेड़ है ना, वहीं पे इडली बना के बेचूंगी। इस तरह का व्यापार हमेशा अच्छा ही चलता है सासू माँ। बहुत अच्छा फैसला लिया है बेटा, काम में मैं तुम्हें मदद करूंगी। नहीं सासू माँ, बस आप बच्चों का ख्याल रखिए। कभी कभी आप मदद कर दीजिएगा बस। इस तरह अनामिका अगले दिन से ही इडली बेचना शुरू कर देती है। पहले दिन अनामिका के पास इडली खाने कोई भी ग्राहक नहीं आते हैं। इस बात से अनामिका निराश नहीं होती है। अगले दिन फिर वो इडली बना के बेचने लगती है। दूसरे दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। तभी वहाँ पे एक भिखारी आता है। माँ, भिक्षा दे दो माँ, 2 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं, बहुत भूख लगी है। इडली दे दो माँ, मेरा पेट भर जाएगा। तुम्हारे परिवार को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। हम यहाँ परेशान हो रहे हैं कि हमें ग्राहक नहीं मिल रहे हैं और तुम यहाँ चिल्ला रहे हो। जाओ यहाँ से जाओ। माँ जी, मुझे बहुत भूख लगी है। ओह, जाने को कहा ना, क्यों तुम परेशान कर रहे हो? रुकिए माँ, वैसे भी बहुत देर हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया खाने के लिए। कम से कम यही खा के अपना पेट तो भर ले। ऐसा कह के अनामिका उस भिखारी को इडली खाने के लिए देती है। अनामिका के दिए इडली खा के भिखारी अपना भूख मिटाता है। भिखारी की भूख मिटने के बाद वो अनामिका को एक इडली का बर्तन देता है। अनामिका वो बर्तन ले लेती है। फिर अनामिका उस इडली बनाने के बर्तन में इडली बनाने लगती है। दूसरे तरफ वो भिखारी लोगों के घर घर जाके अनामिका के इडली सेंटर के बारे में सभी को बताता है। अनामिका के टिफिन सेंटर में इडली बहुत स्वादिष्ट होने के कारण इडली खाने के लिए लोगों की भीड़ अनामिका के दुकान में बढ़ने लगती है, जिस वजह से अनामिका का व्यापार बहुत चलने लगता है। इधर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती है, उधर भिखारी के दिए हुए उस इडली के बर्तन में इडली खुद ब खुद बनने लगते हैं। तब जाके शारदा और अनामिका को एहसास होता है कि भिखारी का दिया हुआ वो इडली का बर्तन एक मायावी इडली का बर्तन है। देख लिया सासू माँ, हमारी मदद कभी विफल नहीं होती। अगर हम किसी को मदद करते हैं तो ईश्वर भी खुद सामने आके हमें मदद करके जाते हैं। हाँ अनामिका, सही कहा। मैंने तो उसे जाने के लिए कह दिया था, पर तुम आके उस भिखारी को इडली खिला के अच्छा की, तभी आज ये दिन देखने को मिला। इस तरह शारदा और अनामिका भिखारी के दिए हुए वो इडली के पात्र से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगते हैं। फिर वो अपने सारे उधार चुका देते हैं। साथ ही साथ बच्चों का भी अच्छे से ख्याल रखते हैं और खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।